वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में तुलना। तो एक तरफ तो लिखो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट, और दूसरी तरफ लिखो मैग्नेटिक सर्किट। अच्छा, इनकी तुलना में से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं भैया ना एग्जाम के अंदर। मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड हमारे पास में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट तो तुलना करके पढ़ना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट की बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से पता होती है। तो इलेक्ट्रिकल राशियों से तुलना करके या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज से हम तुलना करके आसानी से मैग्नेटिक सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट है ना। तो सबसे पहले बात हुई कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके पास में वो क्या बनता है आपके पास, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट या विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आप क्या बताओगे। तो आपको ये बताना है कि भाई देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में मेन कौन गति करते हैं, आवेश, है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो, तो आपसे क्या कहेगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, कि वो क्षेत्र जहां पर आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करे। ठीक है, वह क्षेत्र जहां पर आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करे, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ध्यान रखना। तो आप यहाँ लिखोगे इसका आंसर में क्या लिखोगे, वह क्षेत्र जहां आवेश या चार्ज, है ना, वो आवेश कोई सा भी हो सकता है, धन आवेश, ऋण आवेश, या फिर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, ये सारे आपके पास आवेश हैं। तो वह क्षेत्र जहां आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। बल का अनुभव, अब वो वहां अलग है भैया ना। वो वहां अलग है कि वो बल आकर्षण वाला भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी वाला भी हो सकता है। तो आपसे पूछे भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड या विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वह क्षेत्र जहां आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, है ना, ध्यान रखना। ऐसे ही सेम आपके पास में डेफिनेशन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र तो क्या हुआ आपके पास में, वह क्षेत्र जहां आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, वो आपके पास में क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। ऐसे के ऐसे ही आपके पास में देखो, विद्युत क्षेत्र में तो आकर्षित और प्रतिकर्षित कौन होते हैं, आवेश, यहाँ ध्यान रखिएगा आप। और मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किसके बीच में लगता है, ध्रुवों के मध्य, पोल्स, नाम सुना है आपने, पोल्स। तो आप इसमें यूं बोलोगे कि भाई वह क्षेत्र या वह फील्ड जहां पर कोई ध्रुव, है ना, या तो आप ध्रुव के बारे में बोलो, या तो कोई ध्रुव, या फिर कोई लोह पदार्थ। ठीक है, कौन सा पदार्थ, लोह पदार्थ या आयरन पदार्थ अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, कौन सा क्षेत्र कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो आप क्या लिख जाओगे, वह क्षेत्र वह क्षेत्र जहां कोई चुंबक, लिख दो बोले आप, है ना, कोई चुंबक, चुंबक आ जाए, या फिर वो ध्रुव बोल दे, पोल, या फिर कोई आपसे बोल दे कोई लोह पदार्थ, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। चुंबक बोल दे, या फिर ध्रुव बोल दे, या फिर क्या बोल दे, लोह पदार्थ अपने ऊपर बल का अनुभव, बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र आपके पास क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड, है ना। दोनों की परिभाषा ध्यान रखना आप।
तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में तो आप बोलोगे वह क्षेत्र जहां आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब आपसे बोले तो वह क्षेत्र जहां चुंबक या तो चुंबक या फिर बोल दे कोई ध्रुव, चुंबक में दो बोल होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई लोह पदार्थ अपने ऊपर बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ध्यान रखना। तो ये तो बात हुई कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ना, ये आपके। अब इन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कई सारी राशियां आएगी, तो विद्युत क्षेत्र में जो राशियां आएगी वो तो विद्युत राशियां, और मैग्नेटिक फील्ड में जो राशियां आएगी उन्हें मैग्नेटिक राशियां या चुंबकीय राशियां, है ना, मैग्नेटिक क्वांटिटीज या चुंबकीय राशियां हम बोलते हैं। तो वो पढ़ने से पहले इसमें कुछ नियम है ना। एक तो आपके में कौन से फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और दूसरा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो नियम पहले आप देख लो। तो इसमें इसको पहला पॉइंट डाल दो आप फर्स्ट। तो सबसे पहले वो नियम की बातें कर रहे हैं अपन, है ना। कुछ नियम है, इन्हें बोलते हैं कुलाम का नियम। विद्युत क्षेत्र के अंदर इसे हम किसका नियम बोलते हैं, कुलाम का नियम। कुलाम का नियम, है ना, कुलाम का नियम, ध्यान रखना आप, है ना। तो दोनों के अंदर ही नियम है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ कौन सा नियम, प्रथम नियम। ये कई सारे नियम आपको पहले से ही पता है जो आपने सुन रखे हैं। तो प्रथम नियम है, दोनों के अंदर अपन लिखेंगे, दोनों के अंदर कौन सा नियम, प्रथम नियम। तो प्रथम नियम कहता है आपके पास में विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रथम नियम क्या कहता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना, ध्यान रखना। इधर आवेशों की बात होगी और इधर ध्रुवों की बात होगी। तो यहाँ तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो कौन से आवेश है, समान आवेश, समान आवेश जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करते हैं। और ये तो पता ही है सभी को, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, ध्यान रखना ना। और कौन सा आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। ये तो पहले से ही पता है हमें, ये नियम हमने बहुत बार पढ़ा है। तो विद्युत क्षेत्र में पहला नियम क्या है कि समान आवेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना, ध्यान रखना। यही सेम नियम किसमें है, मैग्नेटिक सर्किट में, पर वहां बोलोगे आप पोल के लिए, है ना। तो तो क्या लिखोगे आप कि भाई समान पोल या समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ये पता है हमें, अगर एन और एन को एक दूसरे के पास लाओगे, मतलब उत्तरी ध्रुव को एक दूसरे के पास लाओगे दोनों, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और अगर कौन से ध्रुव है, विपरीत, विपरीत ध्रुव। तो विपरीत ध्रुव मतलब कौन सा, एन और एस, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को एक दूसरे के पास लाओगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। देखो एक जैसे नियम है दोनों में, है ना। बस यहाँ बात होती है आवेशों की विद्युत क्षेत्र में, और चुंबकीय क्षेत्र में बात होती है ध्रुवों की। तो ये पहले कौन सा नियम है, दोनों में प्रथम नियम। तो इधर तो है आपके पास में विद्युत क्षेत्र में कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र में यही नियम, प्रथम नियम क्या है, आवेशों की जगह ध्रुव आ गए, तो पता ही है हमें कि भाई कौन कौन से हैं। अगर समान ध्रुव एक दूसरे के पास लेके आ जाएंगे तो वो एक दूसरे को दूर हटाएंगे, मतलब क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और अगर विपरीत ध्रुव लाएंगे, विपरीत ध्रुव मतलब जैसे एक तो एन वाला ध्रुव है और एक एस वाला ध्रुव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ऐसे ही यहाँ अगर प्लस का साइन किसके पास लाया जाए, माइनस वाले साइन के पास में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, है ना। ये नियम हमें पहले से पता था, ये तो है प्रथम नियम दोनों में, है ना। अब बात करते हैं दोनों के अंदर किसमें, द्वितीय नियम की, सेकेंड लो, द्वितीय नियम दोनों के अंदर आएगा, यहाँ भी सेकेंड लिख लो।
द्वितीय नियम दोनों में है ना। तो आपको क्या पता रखना है, द्वितीय नियम में जो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इनका सूत्र दे रखा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो क्या सूत्र मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बल लगता है, चाहे वो आकर्षण वाला हो चाहे कौन सा हो, प्रतिकर्षण दोनों है ना भाई। अगर समान आवेश वाले होंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा, और विपरीत आवेश वाले होंगे तो आकर्षण लगेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो बल लग रहा है, बल की बात हो रही है, जो ये फोर्स लग रहा है, पूरा मान लिख रहा हूं मैं ना, ये जो फोर्स है ये दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के तो समानुपाती होगा। समानुपाती किसके भाई, दोनों आवेशों के मान के। तो एक का आवेश 1 और दूसरे आवेश का आवेश मान कितना 2, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती, और इन आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये दूरी का वर्ग मतलब डी स्क्वायर, दोनों के बीच में दूरी कितनी मान लो डी, और दो है ना, तो दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये जो बल लगता है ना, आकर्षण बल या कौन सा प्रतिकर्षण जो बल होता है आपके कौन से क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल है, ये दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के तो समानुपाती, और उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग हो रहा है वही नीचे है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब विलोमानुपाती है ना, ध्यान रखना होता है। तो जब आप इसका पूरा सूत्र लिखोगे तो ये होगा F इक्वल टू, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा K, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा डी स्क्वायर। और बल है भाई, बल का मात्रक किसमें होता है, न्यूटन में। तो मात्रक तो भाई किसमें होगा, न्यूटन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सूत्र भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं या कभी कभी इन पर सवाल भी आ जाते हैं छोटे। तो ये तो है विद्युत क्षेत्र के अंदर, और सेम बिल्कुल सेम यही के यही आपके पास में बल सेम ऐसा का ऐसा सूत्र यहाँ होगा द्वितीय नियम के अंदर। पहले समझना है, इसे बाद में लिखना है ना। देखो इधर देखो, ये तो बात हुई विद्युत बल की है। कौन सा बल है, विद्युत बल। अब ये का ये बात हो रही है किसमें, चुंबकीय बल में। कौन से बल की बात कर रहा हूं मैं, चुंबकीय बल, जो कि यहाँ लगने वाला है। और वही अगर समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत ध्रुव होंगे तो क्या होगा, आकर्षण। अब देखो इधर, तो ये क्या कहता है, ये दूसरा नियम क्या कहता है कि इन ध्रुवों के बीच में लगने वाला जो चुंबकीय बल है, उस चुंबकीय बल का जो मान है, तो इधर तो क्या था, दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और यहां बात होगी जो ध्रुव है उनकी जो ध्रुव सामर्थ्य है। ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है कि कोई ध्रुव अपने अंदर कितना फ्लक्स रख सकता है भाई। चुंबकीय क्षेत्र होगी तो फ्लक्स होगा, और इधर विद्युत क्षेत्र में करंट प्रवाहित होगी, जब कौन होगा, आवेश प्रवाहित होगा। तो इधर तो बात होती है फ्लक्स की, ध्यान रखना है ना। तो इधर बात होती है धारा की। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, यहाँ बात हो रही है ध्रुवों की। तो ध्रुवों की होती है ध्रुव सामर्थ्य, कि कोई ध्रुव या पोल अपने पास में कितना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं किसे बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को, कि कोई ध्रुव अपने पास में कितना चुंबकीय फ्लक्स रख सकता है, उसे बोलते हैं ध्रुव सामर्थ्य। तो आप ये लिखोगे कि भाई जो चुंबकीय बल है, चाहे वो आकर्षण वाला हो चाहे प्रतिकर्षण वाला हो, वो जो चुंबकीय बल है वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य। तो ध्रुव सामर्थ्य बताते हैं एम से। तो पहले ध्रुव की तो M1 और दूसरे ध्रुव की M2। अब चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, के गुणनफल के तो समानुपाती, और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये तो सेम है भाई। यहाँ तो आवेशों के मध्य दूरी आएगी डी, और यहाँ पे ये डी किसके मध्य दूरी है, पोल के मध्य दूरी है ना, इसको ध्यान रखना। ये दूरी है, ये किसके मध्य है, ये वाली, ये आपके ध्रुवों के मध्य दूरी। तो इसको भी यहाँ निकालोगे आप, तो ये भी फॉर्मूला बनेगा। आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा के, और ये हो जाएगा M1 M2 बटा डी स्क्वायर, और मात्रक तो वही आएगा किसमें, न्यूटन में। ठीक है, तो मैं नाम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे Q1 और Q2 तो क्या है, Q1 Q2 तो है आवेश,
ठीक है। और डी जो है आवेशों के मध्य दूरी, ऐसे ही यहां निकालोगे आप m1 और m2 तो क्या है, ध्रुव सामर्थ्य, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ या ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य और डी क्या है, यहाँ पर डी स्क्वायर आएगा, सॉरी। और डी जो है वो है पोल्स के मध्य ध्रुवी या ध्रुवों के मध्य, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस के का मान, जो भी अपन नीचे लिखेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा था, ये कभी कभी तो ये दोनों बलों के सूत्र ही पूछ लेते हैं। तो देखो इसमें क्या था, सबसे पहले तो आपने देखा अपन तुलना कर रहे हैं किस किस की, एक तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र में आपने सबसे पहले क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जहाँ आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपके पास में, वह क्षेत्र जहाँ कोई चुंबक या ध्रुव या कोई लोह पदार्थ अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर नियम देखे हमने, पहला नियम, दोनों में पहला नियम एक जैसा ही है, खाली विद्युत क्षेत्र में आवेश बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुव होते हैं। तो प्रथम नियम क्या था, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र में यही नियम ध्रुवों पे है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। ये चीज हमें पहले से पता है। अब यही सेकंड जो नियम है ये बताता है इन बलों के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र में तो लगेगा विद्युत बल और चुंबकीय क्षेत्र में लगेगा चुंबकीय बल, है ना, दोनों को ध्यान रखना। तो जो विद्युत बल है आपके पास में, विद्युत बल दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के तो समानुपाती और दोनों आवेशों के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत समानुपाती, है ना, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही फिर यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा के, एफ इक्वल टू हो गया के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ऐसे आपके पास में इधर एफ इक्वल टू m1 इंटू m2, m1 m2 क्या होगा आपके पास में, दोनों पोल्स के ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के तो समानुपाती होगा चुंबकीय बल, और दोनों ध्रुवों के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती होगा, मतलब 1/d²। यहाँ पर भी आप इसे हटाओगे, समानुपाती का अगर चिन्ह हटाओगे तो हो जाएगा के कांस्टेंट आएगा, तो m1 इंटू अपॉन डी स्क्वायर। और बल है, बल हमेशा किसमें होगा, न्यूटन में। तो ये तो हुआ आपके पास में पहला। अब जो मेन है भाई, मेन के की वैल्यू है, के कांस्टेंट है, इन्हीं की वैल्यू हम नीचे लिखेंगे अभी। तो जो के की वैल्यू है आपके विद्युत बल के अंदर, जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू होती है के जो है वो है कांस्टेंट, और इसका मान होता है आपके पास में 1/4πε। ठीक है। सेम इधर जो है मैग्नेटिक या चुंबकीय बल जो है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स में क्यू की वैल्यू ये यहाँ पे भी कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास 1/4π और म्यू। अब मेन ये जो मान लिखे हैं ना, ये मान ध्यान रखना, इधर तो के की वैल्यू है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर तो बात कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट की, और यहाँ बात हो रही है मैग्नेटिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो के की वैल्यू 1/4πε, और मैग्नेटिक सर्किट के अंदर 1/4π म्यू, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अभी ये
एप्सिलॉन और म्यू क्या है इसके बारे में लिखेंगे भैया, है ना। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में अब क्वेश्चन आएगा, आगे ध्यान रखना ना। तो अभी आपका तीसरा पॉइंट, इस एप्सिलॉन को बोलते हैं भाई परमिटिविटी। परमिटिविटी, या फिर आप बोल दो इसे, इसको आप बोल सकते हो क्या, पारगम्यता। इसका एक और नाम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है हिंदी के अंदर में, इसे क्या बोलेंगे, पारगम्यता, है ना। बहुत बार पूछा जाता है भाई, इसलिए इसको अच्छी तरह आप ध्यान में रखना। परमिटिविटी किसको बोलते हैं, एप्सिलॉन को। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखना। तो ये क्या बताती है भाई, परमिटिविटी जो होती है ये हमें ये जानकारी देती है कि किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितनी आसानी से स्थापित हो जाएगा। ठीक है, जो परमिटिविटी होती है ये हमें क्या जानकारी देती है, अगर किसी पदार्थ की परमिटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उतनी ही आसानी से स्थापित हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र को स्थापित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र को स्थापित होने में क्या प्रदान करती है, सहायता। तो मैं यहाँ एक छोटी सी इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र को स्थापित होने में सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है ना, ध्यान रखना। और इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में जब आप बात करोगे तो भाई ये आपके पास में, इसको हम लिखें तो ये होती है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। ये ध्यान रखना भाई, ये बहुत बार आता है। ये होता क्या है भाई, ये किसी विद्युत पदार्थ के लिए मात्रा होती है ना। विद्युत पदार्थ के अंदर एप्सिलॉन या परमिटिविटी क्या बताता है कि किसी विद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र कितनी आसानी से स्थापित हो जाएगा। फिर उन्होंने कुछ अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या पता लगाया कि इस परमिटिविटी का एक मान तो सभी के लिए समान होता है, मतलब सभी पदार्थों के लिए कैसा होता है, समान। ध्यान रखना है ना भाई, इसके दो मान निकले भाई। उन्होंने क्या पता लगाया, वैज्ञानिकों ने, जो साइंटिस्ट ने इसको जब अध्ययन किया, इस परमिटिविटी का एक मान तो सभी पदार्थों के लिए समान होता है और एक मान सभी पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। तो जो मान समान होता है उसे बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप, एप्सिलॉन नोट या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो मैं इधर नाम लिख रहा हूँ उसका क्या है। अच्छा, मात्रक अगर आपसे पूछे ना कि परमिटिविटी का मात्रक क्या होता है, तो आप लिख के आओगे हैं फेरेड अपॉन मीटर। क्या मात्रक होता है, फेरेड अपॉन मीटर। ध्यान रखिएगा भैया ना, या फिर आप लिख सकते हो एफ अपॉन एम। ठीक है, जिसमें ये आपके पास में एप्सिलॉन जीरो जो है, इसे इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या हिंदी के अंदर बोलेंगे सापेक्ष पारगम्यता। सापेक्ष पारगम्यता, ध्यान रखिएगा। और भाई इसका मान भी होता है, इसका मान भी होता है, जो आपको ध्यान रखना है, यही पूछते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। इसका मान होता है 8 पॉइंट, क्योंकि सभी के लिए समान है तो ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना है ना। तो इसका मान कितना होता है, 8.854 इंटू 10 की घात -12 या 10⁻⁻12 फेरेड अपॉन मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना। आपसे पूछे सापेक्ष पारगम्यता
या एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, तो भाई सभी पदार्थों के लिए समान होती है, कोई सा पदार्थ हो, चाहे कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, वायु हो, सभी के लिए समान। कितनी? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड अपॉन मीटर, है ना, ध्यान रखिएगा इसे। और ये जो दूसरी है आपके पास में एप्सिलॉन आर, तो देखो भाई मैंने क्या बताया था आपको, जो परमिटिविटी है इसमें दो मान है, एक मान तो सभी के लिए समान है, तो वो तो ये वाला है एप्सिलॉन नॉट, ये सभी के लिए समान होता है इसलिए कांस्टेंट है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड अपॉन मीटर। और जो दूसरा मान है एप्सिलॉन आर, ये पदार्थों के हिसाब से चेंज होता है, मतलब पदार्थों, हर पदार्थ के लिए मान कैसा होगा, अलग अलग है ना, ध्यान रखना। कौन सा वाला? एप्सिलॉन आर। तो आप यहाँ लिखोगे तो एप्सिलॉन आर क्या है आपके पास में, यहाँ लिखूँ मैं, ये सभी पदार्थों के लिए अलग अलग होती है भाई, इसे बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, या हिंदी के अंदर बोलते हैं पारस्परिक, पारस्परिक बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं आपेक्षिक, आपेक्षिक पारगम्यता। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, और इस, और जो इम्पोर्टेंट है वो चीज मैं लिख रहा हूँ कि ये होती है मात्रकहीन। आपसे पूछेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपके पास में कैसी होती है, मात्रकहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता। किसका? रिलेटिव परमिटिविटी का। एब्सोल्यूट का तो मात्रक है भाई, एब्सोल्यूट का मात्रक क्या है, फेरेड अपॉन मीटर। और ये जो म्यू जो एप्सिलॉन आ रहा है, इसका कोई मात्रक नहीं है। इसलिए जो आपके पास में इन दोनों की गुणा जो है ना, मतलब एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, इन दोनों का जो गुणा आपने लिख रखा है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कौन है, परमिटिविटी, इसलिए उसका मात्रक इसी का मात्रक है, क्योंकि इसका तो कोई मात्रक ही नहीं है एप्सिलॉन आर का। ध्यान रखना, ये बहुत मेन चीज है भाई। और जो एक तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको मैं लिख देता हूँ, मैं स्टार लगा रहा हूँ, आपको एक चीज याद रखनी है क्योंकि ये बहुत बार पूछी जाती है। ऐसे ये भी पूछी जाती है कि रिलेटिव परमिटिविटी या आपेक्षिक पारस्परिक पारगम्यता का मात्रक क्या होता है, तो भाई कोई मात्रक नहीं होता इसका, क्योंकि इनमें कंफ्यूज रहता है, इसलिए क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है ना। और एक और चीज आपसे पूछेगा वो क्या पूछेगा कि वायु, वायु व निर्वात के लिए रिलेटिव परमिटिविटी मतलब म्यू आर, म्यू आर का मान, इकाई, इकाई मतलब एक होता, इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार पूछा जाता है कि वायु और निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, इकाई, इसका म्यू आर का, और बाकी पदार्थों के लिए अलग अलग होता है भाई, है ना, इसे ध्यान रखना। तो ये तो बात हुई एप्सिलॉन की। अब इधर आओ, ये कौन सा म्यू, अब देखो इधर, जैसे इधर एप्सिलॉन क्या कर रहा था, विद्युत क्षेत्र को स्थापित होने में सहायता प्रदान कर रहा था, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही, बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे ही काम कौन करता है, म्यू। ठीक है, मैंने बताया था ना इसका नाम क्या है, इसका ये अपन ने भी देखा भी था, ये अपने इंडक्टेंस के अंदर भी आता है, इसे बोलते हैं अपन परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, या फिर इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं चुंबकीयशीलता। हिंदी के अंदर इसे क्या बोलते हैं, चुंबकीयशीलता, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी या चुंबकीय क्षेत्र, और बताते किससे, म्यू से, ये वहां भी आता भाई। तो देखो बिल्कुल सेम,
तो जैसे परमिटिविटी क्या करती है, परमिटिविटी तो आपके पास में विद्युत क्षेत्र को स्थापित होने में सहायता करती है। ऐसे के ऐसे चुंबकीयशीलता क्या करेगी, ये चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित होने में सहायता प्रदान करेगी। चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित होने में सहायता देती है। ठीक है, सेम बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। इधर बात हो रही है विद्युत क्षेत्र की, इधर बात हो रही है चुंबकीय क्षेत्र की। और सेम जैसे के जैसे इसके अंदर दो मान थे, ऐसे के ऐसे ही चुंबकीयशीलता के लिए भी पदार्थ के अंदर इसके दो मान होते हैं। म्यू बराबर होता है म्यू जीरो इंटू म्यू आर। सेम देखो कोई अंतर नहीं है, खाली सिंबल का अंतर है। और मात्रक होता है, इधर तो बात हो रही है फेरेड अपॉन मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड में कौन होता है भाई, हेनरी। इधर होता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी, हेनरी अपॉन मीटर।